समतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन चैप्टर में आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे रियल डेप्थ एंड अपारेंट डेप्थ, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई। तो दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि एक गिलास में क्या है, कहीं पानी भरा हुआ है तो उसकी पेंदी कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। उसी प्रकार कांच के आयताकार गुटके की मोटाई कम प्रतीत होती है। जल में अगर मछली तैरती है तो वह वास्तविक गहराई की तुलना में कम गहराई पर तैरती हुई प्रतीत होती है। तो इस प्रकार यदि सघन माध्यम में स्थित वस्तु को विरल माध्यम से देखें, सघन माध्यम कहने का मतलब अगर जल में उपस्थित वस्तु को अगर हम लोग विरल माध्यम मतलब वायु में देखें तो वस्तु क्या होती है, ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। इसी प्रकार से यदि हम लोग विरल माध्यम में स्थित वस्तु को, जैसे वायु में कोई वस्तु है और उसको हम लोग जल के अंदर से देखेंगे तो जो वस्तु है वो वास्तविक दूरी से अधिक दूरी पर दिखाई देता है। तो नीचे पृथ्वी के पास वायु सघन एवं ऊपर विरल होती है। जैसे ऊपर उड़ता हुआ वायुयान वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर हमको उड़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग वास्तविक गहराई और आभासी गहराई की पहचान करते हैं। अब इसको और समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक बीकर है, ठीक, तो मान लेते हैं इस बीकर में जल भरी हुई है। ठीक, तो मान लेते हैं एक बिंदु वस्तु P, यहाँ पर P कोई वस्तु है, बिंदु वस्तु P एक बीकर की पेंदी पर स्थित है और बीकर क्या है, जल से भरा हुआ है। अब P से चलने वाली एक किरण, ये क्या है, हमारा पृथक्कारी पृष्ठ है ये। तो P से चलने वाली जो पहली किरण है इसको मान लेते हैं PO। पृथक्कारी पृष्ठ पर अभी लंबवत क्या होती है, आपतित होती है। इस दिशा में आ रही है मतलब आपतित होती है और बिना विचलन के क्या होती है, सीधे निकल जाती है। मान लेते हैं ये L दूरी तक गई है। और जो ये दूसरी किरण है, मान लेते हैं दूसरी किरण PQ, ये Q है, पृथक्कारी पृष्ठ के बिंदु Q पर आपतित होती है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग डालते हैं एक अभिलंब MN। तो क्या होता है, चूंकि प्रकाश किरण ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम जल से किसमें, वायु माध्यम विरल माध्यम में जाती है। ये जल माध्यम है, ये वायु माध्यम है। जल मतलब सघन, वायु मतलब विरल। तो चूंकि प्रकाश किरण क्या हो रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। मतलब ये जो रेखा है वो इस दिशा में क्या होती है, दूर हटती है, QR दिशा में चली जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, ये जो किरण है इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं और इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो ये कहाँ पर, मान लेते हैं ये P डैश पर मिलती है। तो इस प्रकार से जो ये P डैश है ये P का आभासी प्रतिबिंब होगा। मतलब जो वस्तु पहले से जल में डूबी हुई थी वो कौन सा है, वास्तविक प्रतिबिंब, और जो हमको प्राप्त होती है मतलब वायु माध्यम विरल माध्यम में देखने से जो प्रतीत होता है उसको कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो इस प्रकार वस्तु बिंदु P के बजाय P डैश पर ऊपर उठी हुई दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा OP है, OP ये होता है वास्तविक गहराई। और उसी प्रकार से ये जो हमारा OP डैश है ये होता है आभासी गहराई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपतित किरण है, ये भी इधर जा रही है तो आपतित किरण है। तो ये हमारा
क्या हुआ, आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण आई। तो उसी प्रकार से कोण पी क्यू एन, कोण पी क्यू एन बराबर कौन सा कोण बन रहा है, आई। कौन सा कोण, आपतन कोण। उसी प्रकार से ये क्या है, हमारा अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या बनता है, अपवर्तन कोण आर। तो यहाँ पर कोण एम क्यू आर, कोण एम क्यू आर इक्वल टू कौन सा कोण बन रहा है यहाँ पर, अपवर्तन कोण। अब इससे हम लोग देखते हैं कोण पी क्यू एन, ठीक, कौन सा कोण है, आई है। तो कोण ओ पी क्यू, तो हमारा ये कोण भी क्या होगा, आई होगा, क्योंकि देखो जेड के फॉर्म में बन रहा है कोण। तो कौन सा कोण है, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण ये वाला आई है, तो ये भी क्या होगा, आई होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण पी क्यू एन इक्वल टू कोण ओ पी क्यू, ओ पी क्यू इक्वल टू आई। कौन सा कोण बन रहा है यहाँ पर, एकांतर कोण। अब देखिए इसी प्रकार कोण ओ पी डेस क्यू, जैसे हमारा कोण एम क्यू आर, स्मॉल आर अपवर्तन कोण है, उसी प्रकार से कोण ओ पी डेस क्यू, ओ पी डेस क्यू इक्वल टू कोण एम क्यू आर, यहाँ पर बन रहा है संगत कोण। ये बन रहा है संगत कोण। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लगाएंगे स्नेल का नियम। स्नेल के नियम से तो क्या होता है हमारा स्नेल का नियम, देखिए ये कहाँ पर जा रही है, वाटर से वायु में जा रही है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक मतलब डब्ल्यू म्यू ए इक्वल टू, स्नेल का नियम क्या होता है, आपतन कोण की जा अपॉन अपवर्तन कोण की जा के अनुपात, साइन आई अपॉन साइन आर। लेकिन हम लोग को फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला, डब्ल्यू म्यू ए किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू के इक्वल होता है, ठीक। तो यहाँ पर से हम लोग क्या बोलते हैं, डब्ल्यू म्यू ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर क्या लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, ए म्यू डब्ल्यू, तो ये भी पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन आर अपॉन साइन आई, ठीक। या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए म्यू डब्ल्यू इक्वल टू साइन, आर का मान रख देंगे, दोनों में से कोई एक रख देते हैं, ओ पी डेस क्यू। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, ओ पी डेस क्यू अपॉन साइन आई का मान रख देंगे, तो क्या लिखेंगे, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ पी डेस क्यू में। देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है ओ पी डेस क्यू में, हम लोग मान निकालेंगे साइन ओ पी डेस क्यू। तो क्या होगा यहाँ पर, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या होगा यहाँ पर, ओ क्यू अपॉन कर्ण क्या होगा यहाँ पर, क्यू पी डेस। उसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में, कहाँ पर है, ओ पी क्यू। तो ओ पी क्यू में साइन ओ पी क्यू इक्वल टू हमारा क्या मान निकलेगा, ओ क्यू अपॉन ओ पी। अभी इस मान को इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए म्यू डब्ल्यू इक्वल टू साइन, साइन ओ पी डेस क्यू का मान क्या है हमारा, ओ क्यू
अपॉन OP डेज, और अपॉन करके किसका मान रखेंगे, साइन OPQ, तो इसका मान क्या हो जाएगा हमारा OP अपॉन OQ। तो OQ और OQ कट जाएगा, तो हमारे पास A म्यू W इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, QP अपॉन QP डेज, इतना प्राप्त होगा। यहाँ पे किसका मान निकाले हैं, साइन OP डेज Q, तो क्या हो जाएगा हमारा लंब क्या है OQ और कर्ण क्या है QP डेज, तो QP डेज उसी प्रकार से साइन OPQ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लंब OQ और कर्ण क्या है यहाँ पर QP, तो यहाँ पर यह निकला। उसके बाद इसको समीकरण नंबर 1 में मान रखेंगे तो हमको A म्यू W इक्वल टू QP अपॉन QP डेज प्राप्त होगा, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब मान लेते हैं O और Q एक दूसरे के अत्यंत निकट है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, O और Q एक दूसरे के अत्यंत निकट है, तो उस स्थिति में हम लोग QP के जगह लिख देते हैं OP और QP डेज के जगह लिख देते हैं OP डेज। तो यहाँ पर हम लोग QP के जगह OP लिख देंगे और QP डेज के जगह क्या लिख देंगे OP डेज, तो हमको क्या प्राप्त होगा A म्यू W इक्वल टू OP अपॉन OP डेज। तो OP क्या है हमारा, OP को हम लोगों ने क्या माना है वास्तविक गहराई, तो ये क्या हो जाएगा वास्तविक गहराई अपॉन OP डेज। OP डेज क्या है हमारा आभासी गहराई, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे इसको आभासी गहराई। तो इस प्रकार से ये क्या है अभिष्ट संबंध होता है वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में। उसी प्रकार से मान लेते हैं ये जो हमारा मतलब वास्तविक गहराई है उसकी बीच की दूरी h है और जो आभासी गहराई है उसकी जो बीच की दूरी है h डेज है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं A म्यू W इक्वल टू वास्तविक गहराई का मान h माने हैं और आभासी गहराई का मान h डैश, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब यदि क्या हो बिंदु वस्तु का आभासी विस्थापन, बिंदु वस्तु का आभासी विस्थापन ज्ञात करें, तो बिंदु वस्तु का आभासी विस्थापन को हम लोग D से प्रदर्शित करते हैं। आभासी विस्थापन कहने का मतलब है PP डेज की बीच की दूरी मान लेते हैं किसके बराबर है स्मॉल d के बराबर है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग OP इक्वल टू H माने हैं, OP इक्वल टू क्या है पूरे की लंबाई H है और P और P डेज की बीच की दूरी मान लेते हैं D है, तो D इक्वल टू क्या मान लेते हैं PP डेज। तो यहाँ पर से अगर हम लोग PP डेज का मान निकालेंगे, PP डेज का कैसे निकलेगा मान इसका OP माइनस OP डेज, क्या निकलेगा OP माइनस OP डेज। तो OP का मान है H और OP डेज का मान क्या है H डैश। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या बोलते हैं ये प्राप्त हुआ और इसको हम लोग क्या करेंगे इस वाले इक्वेशन में कहीं रखेंगे। तो इस वाले इक्वेशन में रखेंगे तो कैसे रखेंगे स्मॉल d इक्वल टू H माइनस यहाँ पर से अगर मैं H डेज का मान निकालूंगी तो क्या निकलेगा H अपॉन A म्यू W, तिर्यक गुणा हो जाएगा तो D इक्वल टू H माइनस H अपॉन A म्यू W, या फिर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं D इक्वल टू H माइनस H अपॉन म्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर कैसे लिख सकते हैं H को कॉमन निकालेंगे 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। तो इस प्रकार से क्या प्राप्त होगा हमको D इक्वल टू H कोष्टक के बाहर और 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। तो इसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो इस प्रकार यदि विरल माध्यम में स्थित वस्तु O को सघन माध्यम से देखा जाए तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश के अपवर्तन के कारण वह वस्तु O डैश स्थिति में ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ठीक, तो ये क्या था वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध। और दैनिक जीवन में जो हमारा अपवर्तन है उसके कुछ उदाहरण भी है, जैसे कि
दैनिक जीवन में जो हमारा अपवर्तन है उसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि पहला, तालाब की जो तली है ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो क्या होता है, जो हम लोग अगर तालाब की जो तली है उसको हम लोग वायु माध्यम से देखते हैं खड़े होकर, तो वो क्या होती है, उसकी तली हमको ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ये अपवर्तन का उदाहरण है। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, सीधी छड़ पानी में मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अगर क्या है, पानी में कोई छड़ डूबा हुआ है तो अगर वो सीधा डूबा हुआ है, अगर हम लोग यहाँ पर से उसको देखें तो ये हमको थोड़ी तिरछी प्रतीत होती है। ये भी अपवर्तन का उदाहरण है। ठीक, उसके बाद है, दृष्टि से ओझल सिक्का बीकर में पानी डालने पर दिखाई देने लगता है, और सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी दिखाई देता है। तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते। उसी प्रकार से तारे वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखाई देते हैं। ये सब अपवर्तन के उदाहरण हैं।